हेलो एवरीवन, मैं हूं कनिष्क राज और आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का टॉपिक कवर, जिसमें कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा फेल्स 14 प्रिंसिपल का है। आज हम उसे कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आपके बहुत सारे हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी अगर हमारे बनते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के ही बनते हैं, जिसमें हमारे टेलर एंड फेल के प्रिंसिपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट। शुरू करने से पहले आज हम पहले ये जान लेते हैं कि हेनरी फेल थे कौन। हेनरी फेल एक माइनिंग इंजीनियर थे फ्रांस में। एक्चुअली उनका जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था इस्तांबुल के टर्की में। ही वॉज बॉर्न इन टर्की। अब टर्की में वो क्यों बॉर्न हुए थे? क्योंकि उनके फादर भी माइनिंग इंजीनियर थे और वो गलाटन ब्रिज के सुपरवाइजर थे, उसके कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइजर थे। तो उनकी पोस्टिंग वहां पे हुई थी गलाटा ब्रिज की साइट पे, एंड जो कि इस्तांबुल टर्की में था, राइट। सो वो वहां पे बॉर्न हुए थे और ये बॉर्न हुए थे 29 जुलाई 1841 को, एंड ये वापस फ्रांस शिफ्ट हो गए थे 1847 में, राइट। सो Henry Fayol, the father of modern management theory, he is known as the father of modern management theory because he was very much inspired with the हमारे टेलर के प्रिंसिपल से। He introduced a general theory that can be applied to all levels of management and every department. तो उन्होंने जो हमारे जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको स्टडी किया, क्योंकि वो ज्यादातर लो लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के थे। तो इन्होंने टॉप लेवल पे फोकस किया उनकी थ्योरी से इंस्पायर होके, एंड ये अपनी थ्योरी निकाली जो कि हमारे प्रिंसिपल्स थे। ही एनविजन्ड मैक्सिमाइजिंग मैनेजिंग एफिशिएंसी, तो उन्होंने मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने पे फोकस किया। फेल्स थ्योरी इज प्रैक्टिस्ड बाय मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को जो आउटपुट देना है उसको बेटर करने के लिए इंटरनली अपने फंक्शंस को बेटर करना जरूरी है, और इसी बात पे फोकस किया हमारे हेनरी फेल ने। इनके 14 प्रिंसिपल्स थे। इससे हम आगे बढ़ते हैं, सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं अब। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि आपको पता है डिवीजन ऑफ वर्क होता है काम को बांट देना, राइट। तो अब हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, जब रात को डिनर बनता है तो हम भी अपनी मम्मी की हेल्प कराते हैं साथ में, ठीक है। कि कोई एक आप ब्रदर सिस्टर सब मिल करके, कोई एक बच्चा चॉपिंग कर रहा है या फिर कोई एक बॉटल्स फिल करके रख रहा है, पानी की बॉटल्स वगैरह जो होती है, कोई एक डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगा रहा है। इस तरह से हम हेल्प कराते हैं, तो काम जब डिवाइड होता है तो जल्दी हो जाता है, राइट। वैसे ही सबसे पहला प्रिंसिपल जो फेल ने हमें दिया था, दैट वाज डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क्स, जॉब्स, एंड ईच वर्क इज डन बाय अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट व्हिच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी। यानी कि वर्क को डिवाइड करें और उस एक पर्सन को दे जो उसमें स्पेशलिस्ट है। ऐसा नहीं कि अब जिसको ड्राइंग नहीं आती हम उसे नहीं बोल सकते कि आप मेरे लिए पेंटिंग बना दो, राइट। जिसको ड्राइंग नहीं आती, मे बी उसको राइटिंग अच्छी आती हो, सो उसे हम रिटन पार्ट दे सकते हैं असाइनमेंट का। जैसे हम क्लास में असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो जिसको ड्राइंग आती है उसको ड्राइंग का पार्ट दे देते हैं, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको रिटन पार्ट दे देते हैं, राइट। एंड जिसको कुछ नहीं आता उसको बोलते हैं भाई तुम पेजेस ही ले आना, प्रिंट ले आना, राइट। तो ऐसे भी हम डिवाइड कर लेते हैं काम। So specialization increase the productivity and reduction of unnecessary wastage and movement. तो हमारी जो स्पेशलाइजेशन थी उसने क्या किया, पहले तो रिड्यूस किया अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट को, कि ये जो जबरदस्ती का टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसको जो काम आता ही नहीं है उसको असाइन करके क्या फायदा, राइट। जिसको जो काम आता है उसको वो काम दो, वो आपको एफिशिएंटली अच्छा आउटपुट ऑलरेडी लाके देगा। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारे फेल ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड वन इज हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो टर्म्स आ गई है। क्या मीनिंग है इनका? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक
डिसीजन, किसी भी चीज की डिसीजन बनाने की पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। अब देखो, अब हम अपने इसमें सबसे ज्यादा फैमिली एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे जो हम जिस फैमिली, इमीडिएट फैमिली में जो हम रह रहे हैं, हमारी जो फैमिली है, अथॉरिटी किसके पास है? हेड ऑफ द फैमिली हमारे ज्यादातर मेल्स होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास में अथॉरिटी हमारे मेल्स को असाइन की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? हमारी मम्मा की हो जाती है, हमारी मदर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि शी इज द वन जो कि सारे टास्क को कंप्लीट करने की, घर में कुछ काम होना है या फिर अब हमारे मतलब लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, नहीं लेनी है, तो शी इज द वन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां निभा रही है कि काम कंप्लीट होगा। एंड शी इज द वन जो वहां पे टेक ओवर कर रही है कि लुक आफ्टर करती हैं कि कैसे काम होगा, टाइम पे वो काम होगा या नहीं होगा, राइट। सो इस तरह से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। सो एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैनेजर ने कोई ऑर्डर दे दिया है वर्कर्स को कि आप ये काम करोगे तो दैट्स इट, उसका जॉब खत्म। नो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो टास्क उसने असाइन किया है, ही शुड लुक आफ्टर, ही शुड फॉलो अप कि वो टास्क उसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, जो आउटपुट उसने एक्सपेक्ट किया था वो मिल रहा है कंपनी को या नहीं। सो इस हिसाब से एक मैनेजर के पास में दोनों चीजें, दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं ये दोनों चीजें, राइट। मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। सो अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उनको अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं हम, राइट, किसी भी मैनेजर को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये काम तुम्हें करना है, लेकिन उनके पास में अथॉरिटी नहीं है, वो ऑर्डर्स नहीं दे सकते, वो चीज़ों को अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे काम प्रॉपरली होने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। कोई भी वर्कर उनकी बात क्यों सुनेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो कोई भी वर्कर उनकी बात क्यों सुनेगा? जिसके पास अथॉरिटी है उसी की बात सुनेंगे ना। तो इसीलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स हिम ओके, सो ये आधा ही है। सो असाइनिंग सिमिलरली अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स हिम लूजेस इंटरेस्ट। सो अगर अथॉरिटी भी दे देंगे लेकिन हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रखी, तो वो मेयरली सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देता रहेगा एक जगह बैठ के कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, सिर्फ मेयरली ऑर्डर देगा वो। और उसके ऑर्डर्स अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। अनरियलिस्टिक क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं फॉलो अप लेने की, काम की, या लुक ओवर करने की काम की, वो सिर्फ मेयरली कुछ भी बोल रहा है एंड दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड, राइट, दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो उस हिसाब से चल रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर दिशा, जैसे कि ये डायग्राम भी आप देख रहे हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सबको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमारा काम जा रहा है, किस तरह से हमें फोकस करना है और किस वे में हमें टेक ओवर करना है, राइट। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वन हेड एंड one plan. This ensures unity of action and coordination. Okay, so डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन में कि सभी को पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन किस तरफ जारी है, यानी कि एक पर्टिकुलर वे क्या है काम करने का। अब आधे वर्कर्स को पता है कि हमें काम क्या करना है और आधों को पता ही नहीं है, उनको बस इतना बोल दिया है कि ये इतने से इतना काम आप कर लो, तो वो अपने तरीके से करेंगे। उनको हम अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं करेंगे कि हम ये काम किस पर्पस से कर रहे हैं,
तो फिर उनको भी कंफ्यूजन रहेगा कि ये काम हो ही क्यों रहा है, फिर वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने टाइम के अकॉर्डिंग या अपने स्किल के अकॉर्डिंग आपको करके दे देंगे, राइट। उनको फोकस करना जरूरी है, उनको गोल बताना जरूरी है, उन सबका एक जगह एक डायरेक्शन पे लाना उन सबको जरूरी है, सो दैट एक दिशा पे चले सब और अपना गोल अकम्प्लिश कर पाए, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऐसे ही आगे अब हमारा नेक्स्ट जो कि है थर्ड, दैट इज डिसिप्लिन। ओके, ये थोड़ा आगे पीछे हो गई हैं आई गेस स्लाइड्स, सो डिसिप्लिन अब आया है। दिस इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय सबऑर्डिनेट्स, राइट। अब आपने सुना होगा अक्सर आपकी असेंबली में बोला जाता है कि जो आपके पीटी टीचर्स होते हैं या फिर जो भी स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो डिसिप्लिन वो कैसे मेंटेन करते हैं, वो देखते हैं कि असेंबली में जो बच्चे खड़े हैं उनकी जो लाइंस बनी हुई है वो सीधी है कि नहीं है, राइट। नेल्स वगैरह कटे हुए हैं कि नहीं है, हेयर शॉर्ट है या नहीं है, प्रॉपरली टाइड अप है कि नहीं है, ड्रेस कैसा है नहीं है, ठीक है। सो वो सब आ जाता है हमारा डिसिप्लिन में। तो डिसिप्लिन क्या करता है, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर देता है, राइट। डिसिप्लिन requires good supervisors at all levels, clear and fair agreements and judicious application of penalties। even जब आप स्कूल असेंबली में भी होते हो एंड जिस दिन आपके बाल नहीं कटे हुए होते आपको बोला जाता है, मतलब फॉर बॉयज आई एम टॉकिंग, कि जिस दिन आपके बाल प्रॉपरली नहीं ट्रिम्ड होते हैं या फिर नेल्स ट्रिम नहीं होते हैं तो उस दिन आपको बोला जाता है कि ग्राउंड के 4 चक्कर लगा के आओ, राइट। पेनल्टी है ये तुम्हारी एक पनिशमेंट है, राइट। तो इसी तरह से हमारे जो मैनेजमेंट में भी एक चीज होनी चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन। मैनेजर को डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए एंड डिसिप्लिन मेंटेन इसलिए करना आना चाहिए सो दैट फोकस हमेशा वर्क पे रहे रादर देन इधर उधर की चीजों पे टाइम वेस्ट हो, राइट। एंड इवन इफ अगर कोई डिसिप्लिन का उल्लंघन करता है तो उस पर पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, राइट। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनको मेमोरेंडम्स मिल जाते हैं, मेमोज मिल जाते हैं, एक तरह से वार्निंग्स मिल जाती हैं कि आप सही से काम करिए वरना आपकी पोस्ट आपकी नहीं रहेगी, राइट। इसी तरीके से तो एक सभी लेवल पे डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। ये नहीं कि सिर्फ वर्कर्स के लिए जरूरी है, इवन मैनेजर के खुद के लिए भी डिसिप्लिन जरूरी है। उसको डेली बेसिस पे जो टास्क असाइन करने हैं ये नहीं बोल सकता कि आज नहीं मैं कल कर लूंगा, कल नहीं मैं परसों कर लूंगा। तो डिलेज एज अ मैनेजर खुद भी नहीं कर सकता, खुद भी डिसिप्लिन में रहना ही उतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। देन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? ओके, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? कमांड आप सबको पता है, कमांड एक तरह से आप ऑर्डर समझ लो, कमांड एक तरह से आप इंस्ट्रक्शन समझ लो। या तो आपका इंस्ट्रक्शंस हो गया या तो आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है, जो कि बोला जा रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एज अ वर्कर या फिर एज अ स्टूडेंट। आपको जो भी कमांड्स इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि आपको ये पढ़ना है, दिस इज योर सिलेबस एंड दिस इज योर गोल, राइट। सो क्या होता है देखते हैं। इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। देखो वही दो वर्ड्स आ गए, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपरवाइजर, फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। सो ऐसा बोला गया है कि जो वर्कर हैं उनको जो इंस्ट्रक्शंस देने वाला है वो भी सुपरवाइजर सिर्फ एक होना चाहिए, अलग अलग सुपरवाइजर्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको स्कूल में से अक्सर ऐसा होता है, हमारी ये डेली लाइफ का ये एग्जाम्पल है कि स्कूल के टीचर्स जो होते हैं उसको मैथमेटिक्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, मैथमेटिक्स वो स्कूल में पढ़ के आ रहा है एंड टीचर ने कोई और फॉर्मूला बताया है इजी काउंट करने का, लेकिन वो जहाँ ट्यूशन पढ़ रहा है वहाँ पे उसको वैदिक मैथ्स के थ्रू फॉर्मूलाज बता दिया है, राइट। वैदिक मैथ्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, वो इजीली कैलकुलेटिव होती है, वो फिंगर्स पे कैलकुलेट हो सकती है, राइट। एंड स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो हमारा जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है मैथमेटिक्स का उससे पढ़ाया गया है। तो दैट इज अ कंफ्यूजन, उसको आंसर दोनों का सेम आएगा, राइट, लेकिन उसको कंफ्यूजन रहेगी कि मेरे को वहां तो इंस्ट्रक्शन ऐसे मिले थे, अब यहाँ ऐसे मिले थे, मैं एग्जाम में वैदिक मैथ से सॉल्व करूं या फिर मैं इंटरनेशनल मेथड से सॉल्व करूं, राइट। सो बी फॉर अ चाइल्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन, राइट। तो ऐसे वर्कर के लिए भी यही होता है कि अगर उसको ऑर्डर देने वाला एक पर्सन है तो उसको क्लियर होता है कि कमांड क्या है या इंस्ट्रक्शन
क्या है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे ही अगर 4-5 सुपरवाइजर उसको बोलते रहेंगे, सब अपने अपने तरीके से बोलेंगे एंड अपने अपने गोल्स को उसके दिमाग को सेट करेंगे, तो वो कंफ्यूज होगा, राइट। नाउ अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, राइट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप स्कूल में होते हो तो आप परमिशन ले लेते हो कि आपको ग्राउंड में किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड इंचार्ज होते हैं, हमारे स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वो बोलते हैं आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो। तो फिर आप बोलते हो हमने तो वहाँ से परमिशन ली थी, फलाना फलाना टीचर से हमने परमिशन ली थी। सो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि यार हमने तो मैम से पूछा था, लेकिन सर ने तो मना कर दिया, फिर हमें दूसरी वाली मैम ने अलाउ कर दिया, लेकिन फिर उधर सर ने भी ऐसे बोल दिया ऐसे वहाँ जाके प्रैक्टिस करो। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, टाइम वेस्ट करता रहता है, और जो आपको प्रैक्टिस करनी थी जिस पर्टिकुलर इवेंट या फंक्शन की, वो चीज़ आपकी नहीं हुई, राइट। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए सिर्फ एक सुपीरियर चाहिए वर्कर्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब कोई भी काम क्यों करेगा जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें लाई नहीं कर रहा, राइट। बहुत लोगों को मैथ्स बोरिंग लगता है, बहुत लोगों को लेट्स सपोज अकाउंटेंसी बोरिंग लगता है या इकोनॉमिक्स बोरिंग लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में आके ये सोचते हैं कि यार हम तो आर्ट्स ले लेते या हम तो साइंस ले लेते, राइट। और आर्ट्स और साइंस वाले सोचते हैं कि यार इजी हो जाता, मैथ्स की तरह अकाउंट्स भी कैलकुलेटिव हो जाती, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ लेते, हमारे लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाता, राइट। तो जब तक इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमारा एक जनरल इंटरेस्ट नहीं बन जाता, तब तक काम को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। सो इसमें ये कह रहे हैं कि कंपनी को अगर अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है, यानी कि कंपनी को अगर प्रॉफिट मेकिंग करनी है, अपना गोल अकम्प्लिश करना है, तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं। जो कि कैसे होता है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट कैसे कंपनी फुलफिल करती है? उनको इंसेंटिव्स देके, उनको बोनसेस देके, उनको इंक्रीमेंट्स देके, राइट। तो ये सारी एक हम कह सकते हैं कि ट्रिक्स होती हैं पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने की एम्प्लॉय की, राइट। तो कंपनी ऐसा करती है सो दैट एम्प्लॉय का इंटरेस्ट बढ़े काम में, एंड देन वो अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो उनकी वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी वर्क की क्वालिटी बढ़ेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, okay, so next is remuneration of employees. Remuneration of employees अब क्या होता है? The overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. यानी कि जितना काम आप एम्प्लॉय से करा रहे हो उस हिसाब से उसको पे दो, यानी कि उस हिसाब से उसको सैलरी दो, उस हिसाब से उसको इंसेंटिव दो, उस हिसाब से उसके बोनसेस बढ़ाओ, राइट। उसको ओके, सो उस हिसाब से उसको हमें फेयर पे देना चाहिए सो दैट उसका इंटरेस्ट बना रहे अपने वर्किंग प्रोफाइल पे। द वेजेस शुड इनकरेज द वर्कर्स टू वर्क मोर एंड बेटर। सो वेजेस ऐसी होनी चाहिए, हमारी सैलरी ऐसी होनी चाहिए वर्कर की कि वो इंटरेस्ट बिल्ड करे वर्कर का काम के टूवर्ड्स। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं एक्सक्यूज मी, सो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज में काम करना चाहते हैं, जैसे गूगल हो गया और इन्फोसिस हो गया। दो आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस कंपनी, लेकिन मैं एज एन एग्जांपल इन्हें यूज कर रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की
वेजेस, सैलरी सेटिस्फाई कर रही है एम्प्लॉय को, उनके अंदर के एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर रही है कि हाँ मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मुझे इतना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एंड बहुत ही लो वेजेस, बहुत ही लो सैलरी जहाँ पे होती है, वहां से एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी हटती ही हटती है, एम्प्लॉयज दूसरी जगह जाते ही जाते हैं, अपनी जॉब स्विच करते ही करते हैं। तो दोनों इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होने चाहिए, कंपनी का भी इंटरेस्ट भी फुलफिल होना चाहिए और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट भी फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ओके, सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दो वर्ड्स आ गए, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे बस यही है कि डी वर्ड लग गया है, राइट। लेट्स सी, सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया जो डिसीजन मेकिंग है, जो पावर है जो काम देने की या काम करवाने की, वो सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास है, राइट। सो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास है, जो कि फ्यू हैंड्स में ही है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट के। अब इसी के साथ हमारा दूसरा वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि वो जो पावर है, वो जो काम करवाने के लिए जो अथॉरिटी है, वो डिवाइड कर दी हमने, राइट। सेंट्रलाइज मतलब कि कम कर दिया उसको। सेंटर पॉइंट बोलते हैं ना, सेंटर पॉइंट एक ही होता है, किसी भी सर्कल का सेंटर एक ही होता है, यहाँ 4-5 जगह सेंटर्स नहीं हो सकते, सेंटर एक ही होता है, राइट। तो किसी भी चीज को कम कर दिया, नैरो कर दिया, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि डिवाइड कर दिया, वर्क को, अथॉरिटी को डिवाइड कर दिया, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सी, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Both should be balanced as no organization can be completely centralized or completely decentralized, यानी कि दोनों को ही मैनेज करना जरूरी है। कंप्लीटली सेंट्रलाइज अगर करेंगे तो ये तो एक हिटलर की तरह हो गया कि हिटलर सिर्फ ऑर्डर दे रहा था और बाकी लोग उसके गुलाम बन के काम कर रहे थे या जो भी थे, टॉर्चर्स कैंप में थे। तो एक सेंट्रलाइज फिर वो हो जाता है, एकदम डिक्टेटरशिप की तरह हो जाता है। एंड डिसेंट्रलाइज अगर हम कर देंगे, सबके हाथ में पावर दे देंगे, तो सब अपनी मनमानी करेंगे और काम होगा कुछ नहीं, राइट। तो दोनों को मैनेज करना जरूरी है। लोगों को, वर्कर्स को ये भी ना लगे कि हम एक कैदी हैं और सबको ये भी ना लगे कि हमें कोई और बोलने वाला है नहीं तो हम अपनी मनमर्जी करेंगे। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have the scalar chain. अब ये scalar chain क्या कहती है? The formal lines of authority between supervisors and subordinate from the highest to the lowest ranks is known as scalar chain. देखो scalar का मतलब क्या होता है? हमारा scale यानी कि सीधा सीधा, सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, कोई भी चीज जो कि एकदम स्ट्रेट है। एंड चेन मतलब कड़ी, राइट। चेन मतलब कड़ी, जो नॉर्मल हमारी चेन होती है। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड बट emergency employees at same level can contact through gangplank by informing their immediates। अब ये क्या होता है? स्केलर चेन बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आप ये समझो, ये आपका डायग्राम है गैंग प्लैंक का, ठीक है। सो दिस इज, ये समझ लेते हैं हम, टॉप लेवल समझ लेते हैं, फिर ये हमारा मैनेजमेंट लेवल समझ लेते हैं, फिर ये हमारा सुपरविजन वाला लेवल समझ लेते हैं, फिर ये हमारा वर्कर्स समझ लेते हैं, ठीक है। मैनेजर सिर्फ एक चीज़ का तो होता नहीं है, फाइनेंस मैनेजर अलग है, ट्रांसपोर्टेशन वाला मैनेजर अलग है, बाकी एम्प्लॉय मैनेजर अलग है, राइट। तो मैनेजर्स अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जब वो आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी स्केलर चेन के उसमें आ जाती है कि आपस में भी उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है। मैनेजर अपने नीचे काम करने वर्कर्स को तो देख रहा है, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अपने वर्कर्स को तो देख ही रहे हैं, लेकिन बीइंग अ मैनेजर वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी जब कांटेक्ट करे, सो दैट कम्स इन स्केलर चेन, और जो कि हमारा गैंग प्लैंक में आ जाता है कि मैनेजर्स भी आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं उस चीज की एफिशिएंसी को, वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सुपरवाइजर्स, किसी एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से भी कांटेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस के या ट्रांसपोर्ट के या फिर HR डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से, राइट।
तो इस हिसाब से जब सुपरवाइजर्स भी आपस में एक ही सेम लेवल, क्योंकि सेम लेवल है दोनों का, स्केलर में हमने क्या बोला था, सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि पोस्ट सेम है लेकिन आपस में कॉन्टैक्ट हो रहा है, राइट। सी पोस्ट सेम है ना, बी एंड ई आर ऑन सेम लेवल, ठीक है। मैनेजर मैनेजर है, वो भी मैनेजर है, वो भी मैनेजर है, कोई कम ज्यादा नहीं है, राइट, लेकिन आपस में डिस्कशन उनका हो रहा है, तो दैट कम्स अंडर स्केलर चेन। मूविंग ऑन, now that's order. Okay, order, a place for everything and everyone and everything and okay, ये 2 बार रिपीट हो गया पीपीटी में, everything and everyone 2 बार रिपीट हो गया है, प्लीज इग्नोर दिस। should be in its designated place, यानी कि ये ऑर्डर देने वाला नहीं है, वो हमने यूनिटी ऑफ कमांड में पढ़ लिया, ये ऑर्डर है सीरीज, एक पर्टिकुलर क्रम जिसे बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी सिचुएटेड इन द प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि राइट प्लेस विद राइट पर्सन, आरपी, राइट प्लेस एंड द राइट पर्सन, सही जगह पे सही आदमी सही काम के लिए मौजूद होना जरूरी है, दैट्स एन ऑर्डर, ठीक है, दैट्स अ सीरीज। ओके, सो ऑर्डर में इतना समझ लो, आरपी, राइट प्लेस विद राइट पर्सन। मूविंग ऑन, ओके, इक्विटी। अब एक वर्ड होता है इक्वालिटी, लेकिन यहां लिखी हुई है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, religion, language, caste, sex, belief or basis, unity of command, unity of direction, nation, okay, and principle of justice and fair play should be followed, यानी कि इक्वालिटी तो इम्पॉर्टेंट होती है, इक्वालिटी मतलब यानी कि फेयर। आप फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर बीइंग अ विमेन, बीइंग अ फीमेल, मुझे अगर एक सैलरी फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ 25,000 अगर मेरी सैलरी है, सो अगर वहाँ पे मेरे ऑफिस में मेल वर्कर्स भी काम कर रहे हैं तो उनकी भी 25,000 सैलरी होनी चाहिए, दैट इज इक्वालिटी मेल एंड फीमेल के बीच में। लेकिन बाय सीइंग दिस पिक्चर, इक्विटी बहुत अच्छे से डिफाइन होती है। दिस इज इक्वालिटी, आई टोल्ड यू ना, दिस इज इक्वालिटी, यानी कि फॉर लुकिंग एट द पिक्चर, पीछे की पिक्चर को देखने के लिए सबको सेम लेंथ का स्टूल प्रोवाइड किया गया, बच्चे को भी, विमेन को भी, मैन को भी, कि तुम इस स्टूल पे चढ़ के सामने वाला व्यू देख सकते हो, नॉट विजन, सॉरी, सामने वाला व्यू देख सकते हो। लेकिन बच्चे की हाइट उतनी नहीं है कि वो व्यू सही से देख पाए, और वुमेन की हाइट भी एज कंपैरेटिव टू मेल कम है, ठीक है, लेकिन ये इट कम्स अंडर इक्वालिटी। अब इक्विटी क्या होती है? जरूरत के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करना, और सारे सेम लेवल पे आते हैं। तो सबसे जो छोटा स्टूल था दैट वाज गिवन टू मेल, देन उसके बाद टू फीमेल, एंड देन उसके बाद उस बच्चे को दिया गया सो दैट तीनों की हाइट सेम हो जाए, दैट इज इक्विटी, यानी कि जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतनी चीज फैसिलिटेट करना सो दैट वो इक्वली एफिशिएंट हो पाए, इक्वल आउटपुट दे पाए बाकियों के अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कि एम्प्लॉय का कंपनी में स्टेबल होना भी जरूरी है। अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी को फुलफिल नहीं कर रहा, सॉरी, अगर कंपनी उसके पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रही, तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं? दूसरी जगह अपने रेज्यूमेस देना शुरू कर देते हैं, एंड दे वांट अपनी लाइफ में ग्रोथ, है ना, अपने वर्किंग कल्चर में दे वांट ग्रोथ। उसके अगर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में नहीं बन रही है, उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसकी सैलरी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, सो द पर्सन मूव ऑन to the better place. Okay, so after being selected and appointed by rigorous procedure, the selected person should be kept at post for a minimum period, decide to show their results. तो ऐसा होता है कि आप सिलेक्ट तो कर लो एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉय जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह जॉब अप्लाई कर रहा है, इफ द पर्टिकुलर पर्सन इज फाइंडिंग द जॉब। ओके, सो वो बहुत सारी जगह अपना रेज्यूमे डालता है, डिपेंड करता है कि उसका सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि एक जगह अगर वो मान लो 10 जगह भी अपने रेज्यूमे डाल रहा है, तो 10 में से कम 3 या 4 रिस्पॉन्सेज उसको आएंगे, राइट। तो कुछ एक ऐसा टाइम पीरियड कंपनी को रखना चाहिए जो कि
इनिशियल फेज का उसका ट्रेनिंग या नोटिसिंग पीरियड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वेदर दे आर स्टेबल फॉर द पोस्ट और नॉट, क्योंकि वो पूरा प्रोसीजर जो होता है रिक्रूटमेंट का वैसा होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इतना इजी नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स देखे और आ जाना कल से काम पे, राइट। आज के टाइम में जब इतनी एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, राइट, तो उस हिसाब से प्रोसीजर भी उतना ही डिफिकल्ट रखते हैं, उतना ही कॉम्प्लेक्स रखते हैं कि बिल्कुल एक डिजर्विंग कैंडिडेट ही आए। लेकिन ऐसे में भी अगर उसको ड्यूरिंग एप्लीकेशन अगर उसको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और सिलेक्शन में मिल रही है तो फिर वो तुरंत ही चला जाता है, और हमारे हाथ से भी वो लोग चले जाएंगे, वो कैंडिडेट्स चले जाएंगे जिनका हमने रिक्रूटमेंट लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ले पाए क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर पर्सन को रिक्रूट कर लिया था। अब वो खुद भी नहीं है और बाकी लोग भी चले गए, राइट। तो ऐसा ना हो, इसलिए कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए जो कि इनिशियल फेज में उसको देखने के लिए होना चाहिए कि वो रुकेगा या नहीं, वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है जेन्युइनली या नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ इज इनिशिएटिव, यानी कि वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि वर्कर्स को सिर्फ एक मशीनरी की तरह यूज नहीं करना है, उनके जो थॉट्स हैं, व्यूज हैं, आइडियाज हैं फॉर कंपनी बेटरमेंट भी उनको एनकरेज करना चाहिए देने के लिए कि हम आपके जो व्यूज़ हैं और आपके जो थॉट्स हैं अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, सो वी आर वेल अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, एंड उस चीज़ में उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सो दैट वो अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि अगर उस पर्सन के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है सो उस चीज़ को एक एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन से क्या होता है कि वर्क में एफिशिएंसी आती है किसी के भी, राइट। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। तो अगर वर्कर बिना बोले फिर भी खुद थिंक कर रहा है और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने एंड से सोच रहा है, अपने तरीके में इम्प्रोवाइज कर रहा है और बाद में उस चीज़ को आपके सामने रख रहा है, तो यू नीड टू केटर दैट। आप ये नहीं बोल सकते यू आर जस्ट अ वर्कर, डू योर वर्क। No, you have to look over that and you have to appreciate his efforts too. Now next is spirit de corps. Okay, so management should promote team spirit, unity and harmony among employees. Management should promote teamwork. So basically spirit de corps को आप सीधा सीधा समझ लो हमारा स्पिरिट द कॉर्प्स को आप समझ लो हमारा टीम वर्क। ये ना हो कि सिर्फ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट देते हैं सो जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे को ले लेते हैं लोग, एंड देन मतलब बाकी बच्चे एक इंटेलिजेंट बच्चे को अपॉइंट कर लेते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, एंड देन फिर सारा काम उससे कराते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वर्क को अच्छे से डिवाइड करो एंड एक टीम वर्क के साथ में काम को आगे बढ़ाना चाहिए सो दैट किसी एक को बर्डन ना लगे और बाकी दूसरे को बोरिंग ना लगे, राइट। तो एक टीम वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है। सो इसी के साथ हमारे 14 प्रिंसिपल्स आज खत्म होते हैं फेल के। इन्हें रिवाइज करो बच्चों, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में भी आएंगे और आपके रिटन वाले क्वेश्चंस में भी आते हैं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गो थ्रू द वीडियो ट्वाइस थ्राइस जब तक आपको समझ में ना आए, एंड डू राइट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। मैं जैसे ही फ्री होंगी आपको उन डाउट्स के आंसर्स भी मिलेंगे। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।